इकाई फर्स्ट के कंप्लीट नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ। इकाई फर्स्ट में से जिस क्वेश्चन के दीर्घ में या लघु में आने की अत्यधिक संभावना है वो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं। उनमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी गद्य का विस्तृत इतिहास बताइए। हिंदी गद्य विधा कहानी का विस्तृत इतिहास बताइए। या क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि हिंदी गद्य विधा नाटक का विस्तृत विवरण दीजिए। या हिंदी गद्य विधा उपन्यास का आलोचना का विस्तृत विवरण दीजिए। इस तरीके से तीन क्वेश्चन आ सकते हैं जिनके आने की अत्यधिक संभावना है पेपर में। इसलिए हम इन तीन क्वेश्चन की आज बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करेंगे ताकि हमारा थ्योरिकल पेपर है बहुत ही अच्छा हो जाए। तो मैं आपको बता रहा हूँ इकाई फर्स्ट का जो शीर्षक है वो है गद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। उसमें कहानी एक शीर्षक है, गद्य की विधा है कहानी। कहानी को देखो मैंने सिर्फ तीन शब्दों में तीन चार लाइन में ख़त्म कर दिया है। आपके सामने ऊपर लिखा हुआ है हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी कहानी का विकास। और देखिए हिंदी नाटक हो, उपन्यास हो या फिर आलोचना हो, उसमें देखिए आपको क्या करना है, उद्भव और विकास लिखना है। उद्भव और विकास तो अपने आप हेडिंग लिख ही देंगे, लेकिन इसके अंतर्गत विकास के अंतर्गत काफ़ी उसका विकास कालक्रम के अनुसार होता है। तो कालक्रम के अनुसार उसका विकास है स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी। और इसके अंतर्गत आता है देखिए स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी के अंतर्गत ये टॉपिक है प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी और प्रेमचंदोत्तर, प्रेमचंद्र के बाद हिंदी कहानी। और देखिए इसमें दो पॉइंट है हिंदी कहानी के इतिहास में। पहला है स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी और स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी, स्वतंत्र के बाद की हिंदी कहानी। ये दो टॉपिक है। हम पहले टॉपिक पर देखेंगे उद्भव किस तरीके से हुआ इसका। हिंदी कहानी का इतिहास अधिक पुराना नहीं है। हिंदी कहानी का वास्तविक प्रारंभ सन 1900 ईस्वी से माना जाता है, किंतु कहानी के मौलिक रूप का इतिहास अत्यंत प्राचीन माना जाता है। कहानी के जो मौलिक रूप है इतना ही प्राचीन है जितना कि संस्कृति अन्य भाषाएं हैं, क्योंकि संस्कृत से ही हिंदी निकली है। इसीलिए हिंदी कहानी का इतिहास का उद्भव का जो इतिहास है अत्यंत प्राचीन माना जाता है मौलिक रूप का। किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा रचित इंदुमती ही पहली कलापूर्ण कहानी मानी जाती है। मैं आपको बता दूं कि ऐसी दूसरी कहानी भी है जिसे पहली कहानी माना जाता है, परंतु किशोरी लाल गोस्वामी द्वारा लिखित इंदुमती कहानी को कला की दृष्टि से, मतलब उसमें साहित्यिक की दृष्टि से, कला की दृष्टि से एक पूर्ण कहानी माना जाता है। इसीलिए किशोरी लाल गोस्वामी की रचना को, इंदुमती को पहली कहानी माना जाता है। दूसरी कहानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित 11 वर्ष का समय है, ये दूसरी कहानी मानी जाती है। ऐसा नहीं है कि 1900 से 1907 तक या 1902 तक ये दो कहानी ही लिखी गई हों। अन्य भी बहुत सी कहानियाँ लिखी गई हैं, किंतु या तो वे मौलिक नहीं है या फिर उनमें कला का अभाव है। मैंने कहा था ना साहित्यिकता का अभाव है, उसमें कहानी कला का अभाव है। प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी। अब हम आते हैं स्वतंत्र पूर्व की हिंदी कहानी में। तो इसका टॉपिक है पहला प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी। इंदुमती से लेकर उसने कहा था कहानी तक के समय को हिंदी कहानी का प्रारंभिक काल कहा जाता है। देखिए उसने कहा था और इंदुमती के जो बीच का रचना काल है उस समय को हिंदी प्रेमचंद्र के पूर्व की हिंदी कहानी माना जाता है। इसे प्रारंभिक हिंदी कहानी का प्रारंभिक काल भी कहा जाता है। इस समय के लेखकों ने समाज की ब्राह्मण समस्याओं को अपनी रचना का विषय बनाया, जैसे पानी, जाति पात, गरीबी, ऐसे विषयों को इन्होंने अपनी रचनाओं का आधार बनाया। इस समय की कई कहानियाँ काफ़ी प्रचलित हुई, जैसे जो प्रसिद्ध कहानी है केवल उतना ही लिखा है मैंने जो प्रसिद्ध मानी जाती है। देखिए इंदुमती गुलबदन के लेखक हैं किशोरी लाल गोस्वामी, जिसमें जितनी भी रचनाएं दी गई हैं वे सभी कहानी हैं और जितने भी रचनाकार हैं सभी कहानीकार ही हैं। नेक्स्ट आते हैं हम पंडित और पंडितानी गिरिराज दत्त वाजपेयी, 11 वर्ष का समय, रामचंद्र शुक्ल, इसको द्वितीय कहानी माना जाता है। डोलाई वाली वंग महिला, राखी बंद भाई वृंदावन लाल वर्मा, रसिया वालम जयशंकर प्रसाद, रक्षाबंधन विशंभर नाथ शर्मा,
उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि। इस समय की सरस्वती और इंद्र नामक दो पत्रिका अत्यंत प्रसिद्ध थी। देखिए, इसमें दो पत्रिका चलाई गई थी, सरस्वती और इंदु। कहानी प्रकाशित करने वाली पत्रिकाओं का भी प्रकाशन हुआ, जिससे कई कहानीकार प्रकाश में आए। पूर्व लिखित नाम लिखे हैं जो इम्पोर्टेंट है, केवल उतनी ही कहानियां मैंने इसमें लिखी है। नेक्स्ट आते हैं हम प्रेमचंद्र युगीन कहानी। देखिए, 1916 से 1936 ईस्वी तक प्रेमचंद्र के आगमन से हिंदी कहानी के क्षेत्र में नए युग का सूत्रपात हुआ। प्रेमचंद्र हिंदी कहानी के उद्भव और शिल्पी हैं। देखिए, कहानी का जो उद्भव होता है वो प्रेमचंद्र से ही होता है। प्रेमचंद्र ने रेगती हुई कहानी को अपने पैरों पर खड़ा किया। प्रेमचंद्र के बाद प्रसाद ही अति महत्वपूर्ण कहानीकार है, फिर सुदर्शन भी महत्वपूर्ण है, फिर विशंबर शर्मा भी, कौशिक, इन चारों की कहानियां निम्नलिखित हैं। देखिए, जो महत्वपूर्ण है मैंने इसमें विवरण दिया है। प्रेमचंद्र की कहानी है पंच परमेश्वर, आत्माराम, नमक का दरोगा, प्रेरणा, ईदगाह, पूस की रात, दुर्गा का मंदिर, कफन। आपको अगर इनकी रचनाओं को याद करना है तो याद करने का बेहद शॉर्टकट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। कैसे याद करना है, देखो, प्रेमचंद्र से हम प्रेमचंद्र का पहला अक्षर है प, तो पंच परमेश्वर, पंच परमेश्वर, इस तरीके से हम इसको जोड़ दो, प्रेमचंद्र से पंच परमेश्वर। ठीक है, देखिए, पंच जो होते हैं वो परमेश्वर होते हैं। ठीक है, और परमेश्वर की आत्मा ही राम कहलाती है, आत्मा राम। और देखिए क्या हुआ कि एक नमक का दरोगा था। ठीक है, नमक का दरोगा आत्मा राम की प्रेरणा से या प्रेमचंद या पंच परमेश्वर की प्रेरणा से पूस अपने खेत में गया था, पूस लेकर। तो खेत में गया, रात में पूस लेकर गया, तो पूस की रात, और वो दुर्गा के मंदिर में बैठ गया, दुर्गा के मंदिर में जाके बैठा, और उसने अपने ऊपर कफन बांध लिया और फिर चल पड़ा, ईदगाह में चला गया। मतलब इधर उधर घूमने लग रहा है। बस इतने से ही हमें प्रेमचंद की कहानियां याद हो जाएंगी, इस छोटी सी घटना से। देखिए, जो पंच परमेश्वर होते हैं उनकी आत्मा ही उनकी आत्मा को राम कहते हैं। जो एक बार क्या हुआ, नमक का दरोगा, ठीक है, किसकी प्रेरणा से, परमेश्वर की प्रेरणा से रात में पूस लेकर गया था, पूस की रात। और कहाँ गया था, दुर्गा के मंदिर में गया था। और दुर्गा के मंदिर में क्या किया उसने, दुर्गा मैया को कफन बांध दिया या खुद के कफन बांध लिया। याद होगी प्रेमचंद की रचना। और नेक्स्ट आते हैं प्रसाद। देखिए, प्रसाद एक गुंडा था, उसने प्रसाद लिया और मछुआ को खिला दिया। जो मछुआ होता है, कछुआ जो होता है, एक कछुआ को हम मछुआ से जोड़ सकते हैं। ठीक है, कछुआ को खिला दिया, तो याद हो गया, गुंडे ने प्रसाद लेके कछुआ को खिला दिया। और उसने देखा आकाश में एक दीपक जल रहा है, और उसको परमात्मा ने एक पुरस्कार लपका दिया उसने पुरस्कार ले लिया। और फिर मम्मी के पास गया, मम्मी देखो मुझे पुरस्कार मिला है। मम्मी से ममता, पुरस्कार से पुरस्कार कहाँ से मिला, आकाश के दीपक ने दिया उसको पुरस्कार। तो ठीक है, और मम्मी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कुछ खाना पीना बच्चे को भी दिया और खुद भी खा लिया। तो मम्मी का व्रत भंग हो गया। तो इस तरीके से उनके प्रसाद की रचना हमें याद हो गई, इस छोटी सी घटना के माध्यम से। नेक्स्ट आते सुदर्शन। देखिए, अब सुनिए, सुदर्शन क्या था, सुदर्शन चक्र है। ठीक है, सुदर्शन चक्र को क्या किया, कृष्ण भगवान ने नदी में फेंक दिया। ठीक है, और वहां पे एक आदमी आया और उसने उसको निकाल लिया। वो आदमी क्या था, न्याय का मंत्री था। तो सुदर्शन चक्र ने कही कि मुझे न्याय चाहिए, मुझे नदी में फेंक लिया, कृष्ण भगवान से मुझे बदला लेना है। तो इस तरीके से, ठीक है, जो न्याय मंत्री था उसने कहा बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे तुम्हारा ये केस, हम सुप्रीम कोर्ट ले जाएंगे। तो सुप्रीम कोर्ट गया सुदर्शन, न्याय मंत्री भी उसको सुप्रीम कोर्ट ले गया। ठीक है, सबका सौदा। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उस सुदर्शन को जो न्याय मांगने आया था उसका सौदा कर दिया कि भाई इसको मैं बेच रहा हूँ, इसको ले जाओ। सुदर्शन अत्यंत नाराज हो गया, अरे मुझे न्याय देने के बहाने इसने तो मुझे बेच दिया। तो मतलब यही तो होता है। तो बस क्या हुआ, सबका सच का सौदा, जो सत्य का सौदा था सुदर्शन का सौदा हो गया, सच का भी सौदा हो गया। एथेंस का सत्यार्थी,
हार की जीत, मतलब सोच रहे हो तुम, जो हार गया था सुदर्शन अंत में जाके सपने में जीत जाता है, तो हार की जीत हो गई, बस खत्म कहानी। अब नेक्स्ट आते हैं प्रेमचंद्र की हिंदी कहानी सन 1936 1947 ईस्वी तक माना जाता है। इस समय के प्रथम महत्वपूर्ण कहानीकार हैं जैनेन्द्र कुमार। इनकी कहानी चरित्र और मनोविज्ञान स्तर पर लिखी गई है, जैसे पांचेय, ध्रुव यात्रा, एक दिन, दो चिड़िया, बाहुबली, नीलम, देश की राजकन्या, खेल, हत्या इत्यादि। देखिए इसको या इनकी रचनाओं को भी आपको जैनेन्द्र कुमार से जोड़कर, देखिए रचनाओं को लेखक से जोड़ दो, अपने आप याद हो जाएगी। एक घटना को, रचनाओं की एक घटना बना दो, उसको लेखक से जोड़ दो जैनेन्द्र कुमार से, अपने आप याद हो जाएगा। बेहद शॉर्टकट तरीका मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, क्योंकि मैं भी खुद ऐसे ही याद करता हूँ, आपको भी यही तरीका प्रोवाइड करूँगा, मैं गाइड करूँगा मैं, आप इस तरीके से ही याद करें, क्योंकि याद करना सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। नेक्स्ट आते हैं हम, इस समय की हिंदी कहानी दो भागों में विभक्त होती है। जो जैनेन्द्र कुमार है, इन्होंने क्या किया है, मनोविज्ञान और चरित्र के ऊपर अपनी कहानियां लिखी है। देखिए पाजेब एक मनोविज्ञान में लिखी कहानी, ध्रुव यात्रा मनोविज्ञान में लिखी कहानी, बाहुबली, नीलम की राजकन्या, ये एक मनोविज्ञान को दर्शाती हुई कहानियां हैं। इस समय हिंदी कहानी दो भागों में विभक्त हो गई, पहली अंतमुखी कहानी, दूसरी बहुमुखी। अन्य कहानीकार हैं अज्ञे, यशपाल, भगवती प्रसाद आदि। नेक्स्ट आते देखो, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी में केवल एक लेखक महत्वपूर्ण है, जैनेन्द्र कुमार, इतना ही लिख देना, नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम स्वतंत्रोत्तर हिंदी कहानी, स्वतंत्रता के बाद की हिंदी कहानी आते हैं। प्रथम वर्ग, इसमें दो वर्ग थे, इसमें तीन वर्ग महत्वपूर्ण माने जाते हैं, ठीक है। इसमें महानगरीय है, देखिए प्रथम वर्ग में महानगरीय जीवन की घुटन का वर्णन है, दूसरे में कार्रवाई जीवन का वर्णन है, ठीक है। तीसरे में इसमें आंचलिक कहानियों का वर्णन, जैसे गाँव की कहानियाँ होती हैं, इसमें आंचलिक गाँव की कहानियों का वर्णन है, ठीक है। और इनकी रचनाएं दे रखी हैं, आप अच्छे तरीके से याद करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हिंदी नाटक, हिंदी गद्य विधा नाटक का विस्तृत विवरण दीजिए अपने शब्दों में। तो नेक्स्ट आते हैं, हिंदी नाटकों का प्रारंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र के युग से माना जाता है। भरत मुनि ने कहा है कि अवस्था नुकृति नाटकम, अर्थात मूल अवस्था का अनुकरण ही नाटक है। हिंदी का पहला नाटक, हिंदी में पहला नाटक या मौलिक नाटक रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन है। इसी के समकक्ष नाटक भारतेंदु के पिता गोपाल चंद्र का नहुस नाटक है। देखिए इसी के समकक्ष माना जाता है। हिंदी नाटक का विकास कैसे हुआ, भारतेंदु युग 1850 से 1900 ईस्वी तक, प्रसाद युग 1900 से 1930 ईस्वी तक, प्रसादोत्तर युग 1930 से वर्तमान तक, भारतेंदु युग। भारतेंदु जी ने हिंदी का प्रथम नाटक अपने पिता द्वारा लिखित नहुस नाटक को बताया है। भारतेंदु जी का प्रथम नाटक विद्या सुंदर एवं एक पगला नाटक छाया अनुवाद था। इसमें प्रमुख नाटक निम्न हैं। देखिए भारतेंदु ने जितने नाटक लिखे हैं वो महत्वपूर्ण ये है, वैदिक हिंसा, हिंसा न भवति, मुद्रा राक्षस, सत्य अहिंसा, प्रेम योगिनी, कपूर मंजरी, चंद्रावली, भारत दुर्दशा, नील देवी, अधेर नगरी, धनंजय विजय। इस तरीके से अन्य महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार हैं प्रेम मोहिनी रणधीर श्रीनिवास दास ने लिखा है, दुखनी बाला राधा कृष्ण दास, महाराणा प्रताप राधा कृष्ण दास, बद्री नारायण चौधरी, प्रेमगन प्रताप नारायण मिश्र, ये अन्य नाटककार महत्वपूर्ण नाटककार माने जाते हैं। भारतेंदु जी के नाटक पौराणिक, सामाजिक और राजनीतिक विषयों पर आधारित हैं। प्रसाद युग में आते हैं। भारतेंदु द्वारा स्थापित नाटक परंपरा को जयशंकर ने एक नई दिशा दी। इनके नाटकों में भारत के आत्म गौरव, भारत के उत्साह, अतीत के गौरवपूर्ण चित्रों को चित्रित किया गया है। स्वाभिमान से भरे हुए हैं प्रसाद युग के नाटक। इनके प्रमुख नाटक निम्न है, कल्याणी, परिणय, एकगूट, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, संजय आदि। और अन्य नाटककार हैं कृष्ण अर्जुन युद्ध, माखनलाल चतुर्वेदी, करबला, मुंशी प्रेमचंद, वरमाला, राजमुकुट, गोविंद वल्लभ पंत, या अन्य नाटककार हैं। देखिए प्रसाद के बाद का जो युग है उसे प्रसादोत्तर युग कहा जाता है। इसके प्रमुख नाटककार हैं प्रसाद जी। विषय की दृष्टि से युग के नाटकों
को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहले वर्ग में वे नाटककार हैं जिन्होंने प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की परंपरा को ही आगे बढ़ाया है। इस वर्ग के नाटककार निम्न हैं: हरिकृष्ण प्रेमी, वृंदावन लाल वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, आचार्य चतुरसेन आदि प्रमुख। देखिए इनकी रचनाएं और रचनाकार हैं। हरिश्चंद्र कृष्ण प्रेमी ने लिखे रक्षाबंधन, शिव साधना, प्रतिशोध, आहुति, स्वप्न भंग, विषपान, शपथ, ये प्रमुख नाटक है इनके हरिश्चंद्र प्रेमी के। डॉक्टर वृंदावन लाल वर्मा ने जो नाटक लिखे वे निम्न है: राखी की लाज, कश्मीर का कांटा, झांसी की रानी। जगदीश माथुर द्वारा लिखित है कोणार्क। यह सभी ऐतिहासिक नाटक हैं। दूसरे वर्ग के नाटकों का विषय है सामाजिक समस्या। उपेंद्रनाथ अस्क द्वारा लिखित स्वर्ग की झलक, कैद, उड़ान मार्ग आदि नाटक इसी वर्ग के हैं। इस प्रकार नाटकों का पर्याप्त विकास हुआ। हिंदी साहित्य में ऐतिहासिक, सामाजिक, पौराणिक, भावनात्मक, प्रतीकात्मक, समस्यात्मक, मनोविश्लेषणात्मक आदि अनेक रूपों में नाटकों का सृजन हुआ था। अब नेक्स्ट विधा पर आते हैं। हिंदी आलोचना गद्य विधा का विस्तृत विवरण दीजिए या संक्षिप्त इतिहास बताइए, उद्भव और विकास बताइए। इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है दीर्घ में। तो आलोचना का उद्भव किस तरीके से हुआ? आज हम हिंदी साहित्य में जिसे आलोचना कहते हैं वह सर्वथा नवीन है। इस विधा का प्रारंभ भारतेंदु युग में हुआ। किसी कृति की सम्यक आलोचना का उद्देश्य उसके गुण दोषों का वर्णन करके सही मूल्यांकन करना होता है। आलोचना का आपको अर्थ बताना है, फिर उद्भव बताना है। आलोचना का विकास बताना। भारतेंदु युग 1870 से 1905 तक, त्रिवेदी युग 1905 से 1920 तक, शुक्ल युग 1920 से 1940 तक, शुक्लोत्तर युग 1940 से अब तक। देखिए हम आते हैं भारतेंदु युग पर। भारतेंदु युग आलोचना का प्रयोग काल कहा जाता है। यह प्रारंभिक काल है। सर्वप्रथम भारतेंदु ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में हिंदी कविता नाटक से आलोचनात्मक निबंध प्रकाशित किया था। अन्य आलोचनाएं हैं हिंदी प्रदीप, बालकृष्ण भट्ट। अन्य आलोचक अंबिकादत्त, व्यास और बालकृष्ण भट्ट। आलोचना भारतेंदु युग से प्रारंभ हुई थी और आलोचना का प्रारंभ स्वयं भारतेंदु जी ने ही किया था। भारतेंदु ने अपनी पत्रिका कवि वचन सुधा में हिंदी कविता नाम से एक आलोचना निबंध प्रकाशित किया, तो इसी निबंध से आलोचना की शुरुआत मानी जाती है। यह युग केवल नवीन विधा के प्रयोग का युग था। आलोचना का इसमें रूप निर्धारित नहीं हुआ था। नेक्स्ट आते हैं द्विवेदी युग की तरफ। महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा सरस्वती का संपादन होते ही आलोचना का विकास प्रारंभ हो गया। देखिए आलोचना का विकास किस में हुआ? द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आलोचना का विकास किया था। द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका में पुस्तक समीक्षा नाम से एक अलग ही खंड या पेज या स्तंभ स्थापित किया था। उसमें आलोचनाएं प्रकाशित की थी। मतलब एक किताब प्रकाशित होती थी तो उसकी आलोचनात्मक विवरण दिया जाता था महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा उस कॉलम में। इसी प्रकार महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आलोचना का एक स्वस्थ परंपरा शुरू की थी। इस युग के प्रमुख आलोचक विश्वबंधुओं ने हिंदी नवरत्न में हिंदी के 9 प्रसिद्ध कवियों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया तथा विश्वबंधु विनोद के रूप में आलोचनात्मक इतिहास की रचना की। इसके अन्य आलोचक हैं प्रमुख जो आलोचक माने जाते हैं द्विवेदी युग के पद्म सिंह शर्मा आदि प्रमुख हैं। नेक्स्ट आते हैं शुक्ल युग। हिंदी आलोचना को आगे बढ़ाने का व्यवस्थित रूप प्रदान करने का श्रेय आचार्य रामचंद्र शुक्ल को है। शुक्ल द्वारा रचित रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का जो इतिहास है ये महत्वपूर्ण मानी जाती है। जो नेट आगे क्वालिफाई करना चाहते हैं और JRF निकालना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य का इतिहास। ये अवश्य पढ़ना ही पड़ रहा है। चाहे ग्रंथावली की भूमिका, गोस्वामी तुलसीदास चिंतामणि, ये महत्वपूर्ण आलोचक माने जाते हैं। इस युग के अन्य आलोचक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। इन्होंने साहित्यालोचन हिंदी में सैद्धांतिक समीक्षा का प्रथम ग्रंथ लिखा। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे अवश्य याद करें। साहित्यालोचन किसकी रचना है? श्याम सुंदर दास की रचना है। और हिंदी की सैद्धांतिक समीक्षा का प्रारंभ किस ग्रंथ से माना जाता है? ये अति लघु आ सकता है, बहुविकल्प भी आ सकता है। तो ये होगा साहित्यालोचन से माना जाता है। इन्होंने एक वैज्ञानिक की भांति साहित्य के सिद्धांतों का निष्पक्ष दृष्टि से अनुशीलन करके इन्हें हिंदी में प्रस्तुत किया। शुक्लोत्तर युग की तरफ आते हैं। इस युग में हिंदी
देखिए शुक्ल के बाद जो युग है उसे को ही शुक्लोत्तर युग माना जाता है। इस तरीके शब्दों के खेल को आप समझ जाएंगे तो बहुत ही सहज होगा आपके लिए याद करना। शुक्ल के बाद जो युग है उसको शुक्लोत्तर युग कहते हैं। इस समय में हिंदी आलोचक, देखिए आलोचक या समीक्षा एक ही बात होती है, का विकास तीव्र गति से होने लगा। प्राचीन व नवीन कवियों को लेकर स्वतंत्र आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना होने लगी। डॉक्टर गुलाब राय ने सिद्धांत और अध्ययन काव्य के रूप में आदि में सैद्धांतिक समीक्षा को आगे बढ़ाया। डॉक्टर गुलाब राव की रचना है सिद्धांत और अध्ययन, ठीक है। दूसरी रचना है काव्य के रूप। इनमें क्या है, इनको सैद्धांतिक समीक्षा को आगे बढ़ाया या सैद्धांतिक आलोचना को आगे बढ़ाया है। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी ने सूर साहित्य, कबीर नाथ संप्रदाय, हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य आदि रचनाओं में ऐतिहासिक व मानवतावादी आलोचना प्रस्तुत की है। डॉक्टर हजारी प्रसाद त्रिवेदी की रचनाएं हैं ये जो मैंने बता दिया है। इसमें क्या है, मानवतावादी आलोचना प्रस्तुत की है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी ने हिंदी साहित्य 20वीं सदी, इनकी रचनाएं हैं ये आलोचना बनी जाती है। सभी आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। आधुनिक साहित्य सूरसागर ग्रंथों में अपने मौलिक दृष्टिकोण से अनेक कवियों और लेखकों का पुनः मूल्यांकन समीक्षा प्रस्तुत की है। डॉक्टर नगेंद्र के ग्रंथों में सुमित्रानंदन पंत, साकेत एक अध्ययन, रीतिकाल की भूमिका, विचार और विश्लेषण आदि उल्लेखनीय है। मार्क्सवादी आलोचकों में डॉक्टर रामविलास शर्मा की दृष्टि सर्वाधिक पैनी और स्वच्छ रही है। देखिए जितने भी युग है उसमें जो महत्वपूर्ण लेखक है और उनकी रचना है, केवल इतना याद कर लीजिए आप, आलोचना हो या नाटक हो या कहानी हो, आप अपना बेस्ट से बेस्ट देने में समर्थ होंगे। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। अगर आप केवल सिर्फ इतना ही लिख दोगे, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको दीर्घ कौशल को लिखने का तरीका बता रहा हूँ। आपको क्या करना है, मान लो आपको कहानी के संक्षिप्त इतिहास या संक्षिप्त विवरण या विस्तृत विवरण आपको पूछे, तो उद्भव और विकास के बारे में पूछे, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, जो हेडिंग है, हेडिंग को अपने माइंड में रखना और हेडिंग से संबंधित जो कवि है उसको अपने माइंड में रखना, उसकी जो कवि के लेखक है, इस तीनों चीज़ों को अपने माइंड में रखना, हेडिंग को, लेखक को और उसकी रचनाओं को, तीनों चीज़ों को अपने माइंड में अच्छी तरीके से उतार लेना। और सबसे पहले आपको क्या है, हेडिंग उतारनी है। जैसे हिंदी कहानी का उद्भव, हिंदी कहानी का विकास, विकास के अंतर्गत आता है स्वातंत्र पूर्व की हिंदी कहानी, इसके अंतर्गत आता है प्रेमचंद से पूर्व की हिंदी कहानी, प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी, प्रेमचंदोत्तर हिंदी कहानी, ठीक है, और स्वतंत्र योत्तर हिंदी कहानी। इस तरीके से ये हेडिंग है, इसको पहले लिखना और इसको काले पेन में अच्छे तरीके से लिख देना, अगर प्रोफेसर साफ साफ देख सकेगा कि हाँ भाई हेडिंग से उतारी है, फिर हेडिंग के नीचे उसका विस्तृत विवरण भी दिया गया है। इस तरीके से आपको उसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने ये पूरा विवरण दिया, ये पूरा विवरण जिस तरीके से मैंने दिया है उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगर आप इस तरीके से सॉल्व करेंगे तो मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ, कोई भी प्रोफेसर होगा आपका नंबर नहीं काट पाएगा, क्योंकि जितना क्वेश्चन में पूछा गया उतना आपने बताया है, हेडिंग्स बताया है। देखिए नंबर आपको दो चीज़ों पे मिलते हैं, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, दो चीज़ों पे नंबर मिलते हैं। पहली नंबर मिलते हैं आपकी राइटिंग पे, वो ये नहीं देखेगा प्रोफेसर आपने कितना लिखा है, कितना डीपली लिखा है, कितना बड़ा लिखा है। अगर राइटिंग गद्दड़ है तो गद्दड़ ही नंबर मिलेगा, अच्छा नहीं मिलेगा आपको नंबर, इसलिए राइटिंग अच्छी होनी चाहिए। पहला नंबर मिलता है आपकी राइटिंग पे और दूसरा नंबर आपको मिलता है आपने कितना लिखा है, कितने पेज भरे हैं, कितने पेज भरे हैं, इस पर मिलता है आपको। तो कितने पेज भरे हैं, इसलिए विस्तृत तरीके से लिखें, थोड़ा थोड़ा छोड़ के लिखें, थोड़ा दूर दूर लिखें शब्दों को और ज़्यादा से ज़्यादा पेज भरने की कोशिश करें, लघु में भी दीर्घ में भी लिखना। देखो लिखोगे आप उतना ही जितना आपको याद है, ठीक है, और लिखना आपको उस तरीके से है जितना आप प्रोफेसर को भ्रम में डाल सके कि मैंने ज़्यादा लिखा है, तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा पेज आपको भरने हैं और बना के फेंक के बना के डाल देना, क्योंकि कोई इतना डीपली पढ़ता नहीं है। आपको बना के डाल देना, अब से शब्दों पे खींचते जाना, एक शब्द आपको याद है उसको लिख देना, फिर उसको प्रवासित करना। इस तरीके से आप करते जाओगे तो आपको आते होंगे 2 पेज, आप भरोगे 6 पेज, आप भरोगे 4 पेज, भरोगे 3 पेज, तो ज़्यादा ही आपको अपने शब्दों में भी करना है, जितना याद है उतना भी करना है। इस तरीके से ज़्यादा पेज भर पाएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको नंबर मिलेंगे।
इसी वीडियो के साथ मेरी आपकी मुलाकात होगी। अभी देखिए गाइज, मैं इकाई फर्स्ट की वीडियो लेके आया हूँ, इकाई सेकंड की, इकाई थर्ड की क्रम से वीडियो लेके आऊँगा। हर इकाई की अलग अलग वीडियो लेके आऊँगा आपको। और आगे भी वीडियो को वॉच करें। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद गाइज।